औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा हमारे जो पास्ट पेपर्स हैं ना 2017 से 2022 तक के, तो फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के ये देखने लगे हैं। इनमें से हम कोशिश करेंगे दो दो पेपर आपको पढ़ा दें। ये हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे इत्तेहाद कॉलेज वाले रहीम यार ख़ान से, उन्होंने ये मतलब तरतीब दिए हैं। तो डॉक्टर मुबशर इस्लाम ज़फ़र साहब, फौजिया परवीन साहिबा और डॉक्टर मदिया साहिबा, डॉक्टर अब्दुल मनाफ अलवी साहब, इन्होंने किए हैं। और इन कंपोज किया है डॉक्टर अली रज़ा रहमानी साहब ने। इन दोस्त भी हैं माशाल्लाह और वो बड़ी अच्छी इन्होंने काविश की हुई है। तो हम पढ़ते हैं बेटा पेपर 2017 से 18। असल तो काविश इनकी है, हम तो आपको पढ़ा देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाल्लाह। जो बच्चे याद करेंगे दुआएं दें इंशाल्लाह, इन सब के लिए हैं। तो हम पढ़ते हैं बेटा बारी बारी। ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव 1 इन्होंने दी हुई है बेटा। पहले 5-10 ऐसे जाएंगी, 9, फिर 10 से यहाँ लेफ़्ट पे स्टार्ट कर देगा ये। तो हम पढ़ते हैं पहली ऑब्जेक्टिव। ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको यहाँ पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव रिलेटिवली फ्यू सेल्स बट लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। कौन सी टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सॉरी, कौन सी टिश्यू ऐसी है जिसमें चंद सेल होते हैं, फ्यू सेल्स, चंद सेल हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस कहलाए जाते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जो सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह, वो तादाद में लार्ज हैं। तो वो कौन से सेल हैं, सॉरी कौन सी टिश्यूज़ हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव टिश्यू की तारीफ़ भी है। तो आप अगर इसको याद कर लेंगे, कोई पूछ ले कनेक्टिव टिश्यू की तारीफ़, आपने बताना है द टिश्यू विच हैव रिलेटिवली फ्यू सेल्स बट लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसकी तारीफ़ भी है बेटा और इसकी मरूज़ी भी हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ GIT। GIT कहते हैं बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके 3 नाम है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। 3 नाम हो गए। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको शॉर्ट में GIT लिखा हुआ है। अच्छा, इसके ना ये सुन लें बेटा, मुंह से लेके पखाने वाले रास्ते तक जहाँ से पखाना खारिज करते हैं, ये बीच का सारा हिस्सा क्या कहलाता है? GIT। इसमें आ जाएगा मुंह, ओरल कैविटी जिसको कहते हैं, फेरेंकस आ जाएगा गले में, और एसोफेगस खुराक की नाली, स्टमक मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम। रेक्टम वो गुब्बारा पखाने वाला जो फिल हो जाता है तो हमें हाजत होती है, और एनस वो सुराख जहाँ से हम पखाना निकालते हैं, वो एनस है। तो ये देखें, बक्कल कैविटी मुंह को कहते हैं, ओरल कैविटी बेटा फेरेंकस, ये भी इसका हिस्सा GIT का, एसोफेगस ये भी GIT का हिस्सा। ये लेरेंकस जो है ना, ये सांस का रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो ये आपने, इसका जवाब क्या हो गया? लेरेंकस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ल्यूनर वाल। सेमी ल्यूनर वाल किसके दरमियान में होता है बेटा? एओर्टिक वाल और जो पल्मोनरी वाल, इसको सेमी ल्यूनर वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टिक वाल या पल्मोनरी वाल वो एक ही चीज़ है बेटा। ये आपका पल्मो कहते हैं लंग्स को, जो फेफड़ों को खून की सप्लाई करता है, वो कौन सा कहलाएगा? पल्मोनरी वाल। तो इसका जवाब क्या हो गया? B एंड C हो गया। फिजियोलॉजी इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। फिजियोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, फाइसिस एंड लोजिया। द वर्ड फाइसिस मीन, फाइसिस का मतलब होता है नेचर, लोजिया का मतलब होता है स्टडी। तो फिजियोलॉजी क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। तो फाइसिस का यूनानी लफ्ज़ है और उसका मतलब क्या है बेटा? नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एंड यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो साख्त और फेल की बुनियादी इकाई वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। इससे 3 तारीफ़ें बन सकती हैं बेटा, यही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। आप याद रख लें लफ्ज़, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की जगह पे आप लगा दो किडनी, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी नेफ्रॉन। गुर्दों के साख्त और फेल की इकाई नेफ्रॉन होती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर इसी बॉडी की जगह पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम लगा दोगे, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या बन जाएगी? न्यूरॉन। क्या हो जाएगी? तो इसी से 3 तारीफ़ें बनती हैं। बॉडी आ जाए तो सेल, किडनी आ जाए तो नेफ्रॉन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाए तो न्यूरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन सेल। ये हमारी बारी में भी आ गई थी मरूजी बेटा। सेल के अंदर कितने % वाटर होता है? 65 से 80%। तो आपने ये याद रख लेना है।
अच्छा, सवाल और जवाब पढ़ने हैं, थोड़े से टाइम में ज़्यादा मरूजियाँ याद कर सकते हो बेटा। ऐसे 60 ऑब्जेक्टिव याद करने तो 60 वर्ड्स ही आपको जहन में रखने पड़ेंगे, और अगर 4 को करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, 240 अल्फाज दिमाग में घूमते रहेंगे। तो आपने सिर्फ सवाल और जवाब देखने हैं बस। गैस्ट्रिन इज सिक्रेटेड, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है बेटा। गैस्ट्रिन सिक्रेटेड फ्राम म्यूकोसा, म्यूकोसा कहते हैं अंदर वाली पहली जिल्द, नाक की अंदर वाली पहली जिल्द नेजल म्यूकोसा, मुंह के अंदर वाली जिल्द ओरल म्यूकोसा, आंत के अंदर वाली पहली जिल्द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो गैस्ट्रिन आपका ये समझ लें बेटा, मैदे को जो है ना, मैदे की जो अंदर वाली जिल्द होगी म्यूकोसा, तो गैस्ट्रिन सिक्रेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्टमक, और मैदे के कई सारे हिस्से हैं, जैसे बॉडी है, फंडस है, पाइलोरस है, कार्डिया है, ये दिल के सॉरी मैदे के हिस्से हैं। आप देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। तो उसका जो जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है उसके करीब वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पाइलोरस। और पाइलोरस जो है हिस्सा, वहाँ से ये हार्मोन जो गैस्ट्रिन है वो खारिज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीजेस फ्राम पैराइटल सेल्स, अच्छा ये भी मरूजी बन सकती है बेटा। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन खारिज करता है? पैराइटल सेल करते हैं। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और किस चीज़ की जाज़बियत का जिम्मेदार है? विटामिन B12। ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो विटामिन B12 अगर आप खाने में खा भी रहे हैं तो जज़ब नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की जाज़बियत के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूर। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्राम माउथ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या हैं पहले तो ये बताएं। शुगर, ग्लूकोज, शहद, मीठा जितना भी है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। और आपके मुंह से ही जज़ब होना शुरू हो जाती हैं ये, ठीक है। ये हमारी 9 मरूजियाँ हो गई बेटा। फिर 10वीं पे चलते हैं हम। स्किन डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल, जल्द में कौन किसी किस्म के सेल नहीं होते बेटा? फिब्रोसाइट सेल्स नहीं होते जल्द के अंदर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिक लेयर ऑफ एपिडर्मस, एपिडर्मस की जो सबसे मोटी तह है वो कौन सी है बेटा? ये जिल्द एपिडर्मस कहते हैं बेटा, ऊपर वाली जिल्द, डर्मस नीचे वाली, एपिडर्मस ऊपर वाली। तो इसकी थिक लेयर कौन सी है? वो स्ट्रेटम ल्यूसिडम इसको कहते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहते हैं। अ पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म का वो हिस्सा विच इज़ प्रेजेंट अवे फ्राम द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से दूर हो, टर्म एज डिस्टल, ठीक है। जो रेफरेंस पॉइंट से दूर होगा उसको क्या कहेंगे हम? डिस्टल। जो करीब होगा उसको प्रॉक्सिमल, जो दूर होगा उसको डिस्टल। ये आपके पहले एनाटॉमी के पहले चैप्टर से ही मरूजी है, ठीक हो गया। अगर मैं कोहनी को एक रेफरेंस पॉइंट मान लूँ बेटा, तो ये उंगलियां जो हैं ये डिस्टल हैं, दूर हैं बेटा, और जो शोल्डर है वो प्रॉक्सिमल है, ठीक है। फिर आ जाएगा इन टर्म लैटरल, लैटरल द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ डिफाइंड एज पार्ट ऑफ बॉडी प्रेजेंट अवे फ्राम द मीडियल लाइन, मीडियल लाइन से वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो मीडियल लाइन से दूर हैं। मीडियल लाइन क्या होते हैं बेटा? वो लाइन जो आपके जिस्म को दो राइट और लेफ़्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, वो क्या कहलाती है? मीडियल लाइन। और उससे जो दूर हिस्से होंगे वो लैटरल कहलाएंगे, और जो करीब करीब होंगे उनको मीडियल पार्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वो हिस्से प्रेजेंट अवे जो दूर होंगे फ्राम द मीडियल लाइन, मीडियल लाइन से वो क्या कहलाएंगे? आपके लैटरल। क्या कहलाएंगे? लैटरल। फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिड लाइन लेयर, कौन सी जो सी है वो मिड लाइन लेयर ऑफ हार्ट, दिल की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन ऑफ हार्ट, जो कि दिल के कनेक्शन का बायस बनती है, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल की मिडल लेयर है ये, एम से मिडल लेयर, एम से मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? ऐसे याद कर सकते हो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, जो सेल के हिस्से हैं ना बेटा, सेल के अंदर तकरीबन 1 दर्जन के करीब हिस्से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज को कहते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल और ऑर्गेनेलीज। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन सा है? आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसको पावर हाउस भी कहते हैं। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आसान सी मरूजी है बेटा। अगर कोई पूछ ले कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल तो वो न्यूक्लियस होता है, और पावर हाउस ऑफ द सेल या सेल्फ रेप्लिकेटिंग पूछ ले तो वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक लड़का उससे पढ़ता माइटोचॉन्ड्रिया, मैंने पूछा हो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है? कहता उस्ताद जी स्पेलिंग सही रहते हैं। तो फिर आप माइटोचॉन्ड्रिया नहीं पढ़ना, लिखना माइटोचॉन्ड्रिया है, पढ़ना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर आ जाएंगे बेटा एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज,
मैंने अभी बताया था एपिथेलियल जो एपिडर्मिस जो है वो ऊपर वाली जिल्द है। सुपरफिशियल का मतलब भी ऊपर वाली है जिल्द है स्किन की, जो किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। पहली जो खाली जगह है उसमें एपिथेलियल लफ्ज आएगा। एंड डर्मिस इज़ मिडल लेयर, और डर्मिस जो है दरमियानी तह है। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, किससे मिलकर बनी है, कनेक्टिव टिश्यूज़। ये दो मरूजियाँ बना के एक दे दिया है, तो ये दो भी आ सकती हैं मरूजियाँ कि एपिडर्मिस किस टिश्यू से बनी हुई है, एपिथेलियल से। और जो मिडल लेयर है जिसको डर्मिस कहते हैं आपको, वो किससे, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। दीज प्रोड्यूस एन ऑयली सब्सटेंसेस दैट लुब्रिकेट स्किन, ये तेल वाले सब्सटेंसेस पैदा करते हैं जिससे जल्द चिकनी रहती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्राम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से हिफाजत फराम करती है। वो होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। कौन से होते हैं बेटा, सेबेशियस ग्लैंड। ये गर्मियों में आपकी जल्द जो है वो थोड़ी सी नमदार हो जाती है, जल्दी जल्दी उसके अंदर से वैक्स अंदर से आ रही होती है पसीने के साथ। सर्दियों में पसीना कम आता है, इसलिए सेबेशियस ग्लैंड भी जो है आपकी लुब्रिकेशन कम भेजते हैं, इसलिए जल्द खुश्क हो जाती है। और सर्दियों में हमें मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने पड़ते हैं, केयर हनी लोशन और पता नहीं कौन कौन से हैं। बुत्ती फिर उसे वैसी की वैसी रहती है। अच्छा, फिर आ जाएगी 18वीं मरूजी बेटा, डिटेक्ट टच स्टिमुलाई। कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो टच को, छूने की स्टिमुलाई को महसूस करते हैं। एंड ट्रांसमिट दीज सिग्नल्स टू सेंसरी नर्व, और इन सिग्नल्स को सेंसरी नर्व्स तक भेज रहे हैं वो मर्कल सेल हैं। कौन से सेल हैं बेटा, ये आपके फिंगर टिप्स पे सबसे ज़्यादा होते हैं। फिंगर टिप्स पे ये देखो, आपने गर्म ठंडा देखना है, पल्स महसूस करनी है, किससे करते हैं, फिंगर टिप से। किससे करते हैं, ये मर्कल सेल हैं, टच के स्टिमुलाई को महसूस करते हैं और नर्व, सेंसरी नर्व तक पहुंचा देते हैं। तो ये हो गए हमारे 18 बेटा, इसको 60 हमने कंप्लीट कर देनी है। 19वीं आ गई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इनको शॉर्ट में यूवी रेडिएशंस कहते हैं। फ्राम सनलाइट, सूरज से आती हैं। काज स्किन सेल्स टू प्रोड्यूस, ये वजह बनते हैं जो जल्द के सेल हैं कि वो पैदा करें विटामिन डी। तो बेटा सबको ही पता है धूप से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से विटामिन डी पैदा होता है, विच द लीवर एंड किडनी इज मॉडिफाइड टू प्रमोट बोन डेवलपमेंट, जिसको फिर मजीद इस विटामिन डी को आपका जिगर यानी लीवर, कलेजी इसको तब्दील करती है, और किडनीज गुर्दे तब्दील करते हैं। मॉडिफाई का मतलब तब्दीली करना होता है, ताकि आपकी हड्डियों को ताकत दे सकें। ठीक है, तो आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी बेटा। विटामिन डी के कैप्सूल बड़े महंगे महंगे हैं, ये देख लो, आपको अल्लाह पाक फ्री में धूप में बैठो तो बना देता है। वो औरतें या वो बंदे जो एसी में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, सारा दिन अंदर रहते हैं, गाड़ी में बैठे तो फिर भी वो गाड़ी जो है वो बंद होती है, शीशे बंद अंधेरे में, तो उनको विटामिन डी की कमी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नॉट ट्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ लिपिड मालिक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मालिक्यूल होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स साइटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर जो सफ़ेदी होती है, यानी अगर कंडे को हम सेल समझे तो उसकी सफ़ेदी क्या कहलाएगी, साइटोप्लाज्म। तो ये आपकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की हिफाजत करती है। बाहर वाली जो अंडे की झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो सफ़ेदी यानी साइटोप्लाज्म की हिफाजत भी करती है बेटा, ये भी ठीक है बात। इट कंटेन्स प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होती है, ये भी ठीक है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए, सेल का डीएनए मोस्टली जो है वो न्यूक्लियस में होता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो नहीं होता। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, ये जवाब आपका डी है बेटा। मूविंग फ्राम डीप टू सुपरफिशियल, ठीक है, अगर आप गहराई से जल्द की ऊपर वाली तह तक आओ, द लेयर्स कवरिंग बोन मैरो आर, जो तहें आपके हड्डियों के गुद्दे को कवर कर रही होंगी उनको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन और पेरियोस्टियम। ठीक है, अगर आप हड्डियों से अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ आओ तो सबसे जो होता है बेटा स्पॉन्जी बोन सबसे बाहर होती, कॉम्पैक्ट ये ऐसे ही आएगा बेटा, स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन और पेरियोस्टियम, ये तीनों लेयर्स आएंगी। ठीक है, ये आपकी हड्डियों की कवरिंग है। इन अ लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियों में येलो बोन मैरो इज़ फाउंड इन द मिडलरी कैविटी, जो येलो बोन मैरो है, हड्डियों का गुद्दा है बेटा, जिसको मिख भी कहते हैं। और अगर कट्टा छट्टा पका और बड़ी हड्डी आपके हत्थे चढ़ जाए तो उसको आप निकाल के खाते भी हो हैं, तो वो येलो बोन मैरो है। वो कहाँ होता है, मिडलरी कैविटी में, दरमियान में अल्लाह पाक ने हड्डी के अंदर एक खाली ट्यूब सी बनाई होती है, उसमें होता है ये है। एंड रेड बोन मैरो इज़ फाउंड इन द स्पॉन्जी बोन, और जो रेड बोन मैरो है वो किस में पाया जाता है, स्पॉन्जी बोन में, मसामदार हड्डी में। टाइम मेरे पास शॉर्ट है, वरना मैं ये आपको दिखाता, ये आपकी बुक्स में मौजूद हैं। आपके बुक के अंदर से मरूजी बनी हुई, को बाहर से मरूजी अभी तक नहीं आई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर क्रेनियल बोन्स एक्सेप्ट
मैगजीला। अच्छा क्रेनियल बोन वो होती हैं बेटा खोपड़ी की जो खोपड़ी की वो हड्डियाँ जो दिमाग की हिफाजत करती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्रेनियल बोन्स। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीपिटल, सफिनॉइड, टेम्परल, ये सारी की सारी जो सा है बेटा ये क्रेनियल बोन है। अच्छा खोपड़ी की हड्डियाँ दो किस्म की होती हैं, क्रेनियल बोन, दूसरी फेशियल बोन। क्रेनियम बोन वो हड्डियाँ जो दिमाग की हिफाजत करती हैं, फेशियल बोन वो हड्डियाँ जो फेस बनाती हैं। तो ये मैगजीला ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं, मैंडिबल नीचे वाले जबड़े को। तो मैगजीला यानी कि क्रेनियम बोन का हिस्सा नहीं है, फेशियल बोन का हिस्सा है, ठीक है। बाकी ये क्रेनियल बोन का हिस्सा है, ऑक्सीपिटल, सफिनॉइड और टेम्परल। मैगजीला जो है वो फेशियल बोन का हिस्सा है और ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं। तो ये क्रेनियल बोन नहीं है। ऑल जॉइंट्स जितने भी जोड़ हैं इन द स्कल खोपड़ी में आर स्यूचर्स, इनको स्यूचर्स कहते हैं बेटा, एक्सेप्ट फॉर द जॉइंट्स बिटवीन द मैगजीला एंड जाइगोमेटिक बोन। मैगजीला और जाइगोमेटिक बोन के दरमियान में जो जोड़ हैं इनको स्यूचर्स नहीं कहते। बाकी खोपड़ी के जितने भी जोड़ हैं उनको क्या कहते हैं? स्यूचर्स। ये जहन में रखना बेटा, ये नई मरूजी हो सकती है लेकिन ये स्यूचर्स भी आपकी बुक के अंदर से ही आया है। द कार्पल बोन्स आर्टिकुलेट विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्पल बोन बेटा कहाँ है? कार्पल है आपके जो हाथ शुरू हो रहा है उसके शुरू में स्टार्ट में 8 हड्डियाँ हैं। इस जोड़ के अंदर गुट के अंदर कितनी हड्डियाँ हैं? 8 हड्डियाँ। उनको क्या कहते हैं? कार्पल। अब कार्पल ऊपर से जोड़ेंगे रेडियस और अल्ना को। कार्पल से ऊपर कौन सी हड्डियाँ हैं? रेडियस और अल्ना। और नीचे कौन सा है? मेटाकार्पल। कौन सी हैं? तो इन तीनों को तो जोड़ेंगी, फेलेंजीज हैं, उंगलियों के पोर को क्या कहते हैं? फेलेंजीज, ठीक है। इसको नहीं जोड़ेंगी क्योंकि ये इसके बीच में क्या आ जाती हैं? आपकी मेटाकार्पल आ जाती हैं। तो ये हाथ के गुट की हड्डियाँ ऊपर वाली साइड से जुड़ी हुई हैं बेटा रेडियस और अल्ना से, नीचे वाली साइड से जुड़ी हुई हैं मेटाकार्पल से। तो ये फेलेंजीज अगले नंबर पे आती हैं। तो ये फेलेंजीज है इसका जवाब। तो ये आर्टिकुलेट का मतलब होता है जोड़ना। तो कार्पल बोन्स जोड़ती हैं अल्ना, रेडियस और मेटाकार्पल्स को, फेलेंजीज को आपस में नहीं जोड़ती, इनके बीच में वक्फा है। पेल्विक बोन्स कूल्हे की जो हड्डियाँ हैं आर्टिकुलेट विद द फीमर, जो थाई की पटकी रान की हड्डी है उससे जुड़ी होती हैं। इसको क्या कहते हैं? इस जोड़ को एसिटोब्यूलम, क्या कहते हैं इसको? एसिटाब्यूलम, सॉरी एसिटाब्यूलम कहते हैं। द जॉइंट बिटवीन द एक्सिस एंड एटलस दैट अलाउज द रोटेशन ऑफ द हेड। एक्सिस एंड एटलस बेटा जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसके जो पहले दो मोहरे हैं रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल कॉलर के पहले दो मोहरे हैं उनका नाम एक्सिस और एटलस है। क्या नाम है उनका? और ये रोटेशन को हेड की आप गर्दन मोड़ते हो तो यही अलाउ करते हैं। कौन से दो मोहरे? एक्सिस और एटलस। आपने ये नहीं समझ लेना भाई एटलस होंडा है, ये एक्सिस और एटलस वो दो पहली रीढ़ की हड्डी हैं जो कि सर की रोटेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और विच काइंड ऑफ जॉइंट, और ये जोड़ की किस्में कौन सी हैं? पिवट जॉइंट। कौन से जोड़ हैं ये? पिवट जॉइंट है। ये थी हमारी होगी 27 बेटा। अब 28वीं पे चलते हैं आगे। थोड़ा सा लंबा भी हो जाए लेकिन आपको समझ तो आ रही है ना। द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय मोटर न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर वो है बेटा जो आपके अज़ा और दिमाग के दरमियान में राब्ता कायम करवाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये मोटर न्यूरॉन से खारिज होता है। दैट स्टिमुलेट्स स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एसिटाइलकोलाइन। ये एसिटाइलकोलाइन बेटा न्यूरोट्रांसमीटर है और मोटर न्यूरॉन खारिज करती हैं और ये स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेट करता है, उनके काम को तेज़ करता है। एसिटाइलकोलाइन बेटा। स्मूथ मसल्स, अच्छा मसल्स की 3 किस्में बेटा, ये जहन में रख लेना। मसल्स कौन से होते हैं? कार्डियक मसल। पहली किस्म कौन सी है? कार्डियक, दिल के मसल। फिर होते हैं स्केलेटल मसल जो हड्डियों के ढांचों के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल। तीसरी किस्म होती है स्मूथ मसल्स। कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स होते हैं आपके जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे खून की नालियाँ हैं, आपका GIT है, आंतें हैं, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, एसोफेगस, ये खोखले ऑर्गन है। तो इनके क्या कहलाएंगे? स्मूथ मसल। तो मरूजी ये स्मूथ मसल डज ऑल द फॉलोइंग। स्मूथ मसल में तमाम चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट किसके? मूव फूड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये डाइजेस्टिव ट्रैक जो हाजमे का निज़ाम है उसमें से खाने को मूव करवाते हैं, स्मूथ मसल की एक खसूसियत है, ठीक है। जनरेट पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस बेटा वो लहर है जो खाने को, जब हम खाना निगलते हैं मुंह से शुरू होती है, ये एसोफेगस, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत से होती हुई लहर होती है ये एक, और ये खाने को नीचे की तरफ धकेलती चली जाती है। ये पेरिस्टालसिस खुदा न खास्ता उल्टा चलना शुरू हो जाए तो क्या आ जाती है बंदे को? ये नीचे का खाना ऊपर ले आती है खींच के। तो पेरिस्टालसिस का काम असल में क्या है? ऊपर से खाना नीचे की तरफ धकेलते रहना। तो पेरिस्टालसिस भी किस में से जाएगी? स्मूथ मसल्स में, क्योंकि आंतों के मसल्स क्या हैं? स्मूथ मसल्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरीली, ये
आपकी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये बात गलत है बेटा। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं सारे के सारे। आप खून की नालियों के मसल्स को या हाथों के मसल्स को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलंटरी वो होते हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें चपेट सुट सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, वॉलंटरी। ठीक है। इनवॉलंटरी जो आपके दायरा अख्तियार में ना हो, जैसे दिल है वो आपके दायरा अख्तियार में नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते। सो रहे हो, जाग रहे हो, दिल चलता जा रहा है, तो इसके वो उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरी। ये गलत है बेटा, वॉलंटरी नहीं होती है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। टू मूव ब्लड थ्रू द वैस्कुलेचर, और ये ब्लड को वैस्कुलेचर से मूव करती हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये गलत है। तो इसका जवाब यही होगा बेटा, फ्राम पार्ट ऑफ द वाल्स ऑफ द एयरवेज, और ये सांस की नाली का हिस्सा है, ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बात भी दुरुस्त है। तो ए, बी और डी दुरुस्त हैं, सी इसका गलत है। तो स्मूथ मसल्स बाकी सारे काम करते हैं, के अलावा वो कौन सा काम नहीं करता, सी वाला है। द आउटर मोस्ट स्मूथ मसल लेयर ऑफ द स्टमक, जो सबसे बैरूनी तय है मैदे की, उसको क्या कहते हैं, ओब्लीक लेयर। क्या कहते हैं इसको, मैदे की जो सबसे बैरूनी अंदरूनी सबसे, वो म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मैदे के अंदर वाली, और सबसे बाहर वाली ऑब्लीक लेयर क्या कहलाती है, द सेल्स दैट क्रिएट अ माइलिन शीथ अराउंड पेरिफेरल नर्व एक्सॉन। ये बेटा जिसने न्यूरॉन देखी हो तो उसको एक्सॉन का भी पता होगा, नेट से निकाल के देख लेना, और माइलिन शीथ का भी पता होगा। तो वो सेल जो माइलिन शीथ पैदा करते हैं पेरिफेरल नर्व एक्सॉन के गिर्द, उनको श्वान सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वान सेल का भी पता होगा। जिसने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है वो श्वान सेल का भी पता होगा। लेक्चर बड़ा होता है फिर बच्चे सुनते कोई नहीं, वरना तो मैं आपको तस्वीरें ऐड कर देता इसमें बेटा, ऐसे ही याद कर लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ फॉल्स। न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एंड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। एसिटाइल कोलाइन हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट, और एसिटाइल कोलाइन जो है इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है। हम पीछे पढ़ के आए हैं इसी में मारूजी कि एसिटाइल कोलाइन जो है वो इनहिबिटरी रोकने वाली इफेक्ट नहीं रखता, बल्कि स्टिमुलेशन इफेक्ट रखता है। तो इनहिबिटरी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे इसके मामले में ठीक होंगे बेटा। ए, सी और डी सारे ठीक होंगे। टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ बेटा, जवाब ही पढ़ रहा हूँ, मैं आपको जवाब ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अ सिग्नल मूव्स थ्रू द पार्ट्स ऑफ द सिंगल न्यूरॉन इन व्हाट ऑर्डर। जो एक सिंगल न्यूरॉन है उसके अंदर से जो सिग्नल है कैसे मूव करते हैं बेटा। ये दोबारा आ गई है मरूजी, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इसको दिखाना ज़रूरी हो गया। पीछे श्वान सेल वाली भी आई थी, मैं दिखा देता हूँ इसको, नेट से निकालता हूँ पिक्चर आपके लिए। ये देखें बेटा, ये आपका अस्बिकुलिया न्यूरॉन है, इसके अंदर ये सेल बॉडी है, ये जो इसके वो हैं बाल थे, ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। और ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक है नीचे तक, ये एक्सॉन है, और इसमें ये श्वान सेल है। पिछली मरूजी हमने श्वान सेल की पढ़ी थी, तो अब उसने बताया है कि ये कैसे आपका जो है वो पैगाम रसानी करता है। पैगाम आया कि एक्सॉन टर्मिनल से शुरू होते हैं या डेंड्राइट से, तो डेंड्राइट से शुरू होके बेटा और नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाते हैं। तो ये बीच में सारी की सारी ये लिखा हुआ है डेंड्राइट, ऊपर सॉरी कट गया था हम दिखाते हुए। तो ये बारीक बारीक डेंड्राइट्स हैं, ये इस तरीके से डेंड्राइट से लेती है बेटा और नीचे की तरफ इस तरीके से ट्रांसफ़र करती है ये पैगामात को। तो ये लिखे हुए उन्होंने सारी की सारी तरतीब, ठीक है। तो ये देखें बेटा, डेंड्राइट से सेल बॉडीज़, और सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इस तरीके से बेटा ये सिग्नल मूव करेंगे इसके, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ मिनेंजस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ पियामीटर। बेटा ये ना मिनेंजस होती हैं, 3 हिफाजती तहें हैं दिमाग के गिर्द, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके गिर्द, इन 3 तहों को मिनेंजस कहते हैं। क्या कहते हैं। और इनके दरमियान वाली जो लेयर है इनर मोस्ट, सॉरी सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाती है, पायामीटर। क्या कहलाती है, द मेजर नर्व दैट पास फ्राम द लेवल ऑफ सैक्रम डाउन द पोस्टीरियर लेग इज़ कॉल्ड शाटिक। ये बेटा पेन है, शाटिक नर्व है, एक शाटिक नर्व होती है, ये मेजर नर्व है जो कि पास होती है सैक्रम। सैक्रम कहते हैं बेटा कूले की जो हड्डी है ना, यानी रीढ़ की हड्डी जो कूले में आके पेवस्त हुई हुई है, मेख की तरह की हड्डी है, उसको क्या कहते हैं, सैक्रम। और सैक्रम 5 हड्डियाँ जुड़ी हुई मेख की तरह की, और सैक्रम से नीचे क्या होती है, कॉक्सिक्स। तो ये मेजर नर्व जो है ये कहाँ से, सैक्रम से नीचे डाउन पोस्टीरियर लेग, नीचे पिछली साइड से होती हुई
आती है टांग के पीछे पोस्टीरियर, टांग के पिछली साइड से आती है और इसको शियाटिक नर्व कहते हैं। और इसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, इसको शियाटिका पेन कहते हैं। बड़ा मशहूर पेन है शियाटिका पेन, ठीक है। तो ये मेन नर्व के अंदर दर्द होता है बेटा। तो फिर आ जाती है आपकी मरूजी 36 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फॉल्स। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है बेटा CSF। ये फ्लूइड बेटा दिमाग की हिफाजत करता है। जो अभी हमने पढ़ी, दिमाग की हिफाजती तहें कौन सी होती है? मेनिंजेस। क्या होती हैं? दिमाग के और स्पाइनल कॉर्ड की 3 हिफाजती तहें क्या होती है? मेनिंजेस। और मेनिंजेस के अंदर जो फ्लूइड होता है हिफाजती, उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको हम शॉर्ट में CSF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसके बारे में, इट प्रोवाइड शॉक अब्जॉर्बर ड्यूरिंग इम्पैक्ट। अगर कोई असर होता है, चोट लगती है, तो ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दिमाग को, अगर दिमाग इधर उधर हिले और खोपड़ी की दीवारों के साथ टच हो, तो जैसे हमारी गाड़ियां हमें झटकों से बचाती हैं, तो ये फ्लूइड झटकों से बचाता है। ये अल्लाह पाक ने ना बेटा ये पानी का एक कुशन बना रखा है बहुत सारे अहम ऑर्गन्स के गिर्द। फेफड़ों के गिर्द होती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल प्लेवरल मेम्ब्रेन, उसमें भी फ्लूइड होता है, ताकि फेफड़े महफूज भी रहें और आसानी से कॉन्ट्रैक्ट भी करें और अपना फैलें भी और सुकड़े भी। इसी तरीके से दिल के गिर्द होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, हमारे जोड़ों में होता है। और हमारे जो सा है ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी अल्लाह पाक ने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रखा हुआ है। बच्चा माँ के पेट में होता है, उसके गिर्द भी एक एमनियोटिक सैक होती है, पानी की थैली, एमनियोटिक सैक। वो भी बच्चे को शौक से बचाती है। माँ झाड़ू दे, नमाज़ें पढ़े, खेतों के काम करे, जो भी करे, लेकिन बच्चे को कोई असर नहीं होता, वो शॉक अब्जॉर्बर होता है। तो ये भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है बेटा, ये भी शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। पहली बात दुरुस्त है। इट पासेस सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द नर्वस सिस्टम। ये सब्सटेंसेस को गुजारता है खून से और नर्वस सिस्टम के अंदर से, ये भी ठीक है इसका। इट ओनली सर्कुलेट्स थ्रू द वर्टिकल्स ऑफ द ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के वेंट्रिकल से गुजरता है। ये बात गलत है बेटा, वेंट्रिकल्स तो ब्रेन के होते ही नहीं, और ये सिर्फ वेंट्रिकल्स तो उसके खाने होते दिल के, ठीक है। ये बात गलत है सी वाली। इट इज़ अब्जॉर्ब इनटू द वेनस ब्लड, और ये जज़ब होता है वेनस ब्लड से, ये बात ठीक है। तो ये इसके बारे में सी गलत है, बाकी सारी ठीक है बेटा। इम्पल्सेस फॉर हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम आर कैरीड थ्रू विच क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कहते हैं बेटा, जो दिमाग से निकलती हैं वो क्रेनियल नर्व होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो जो आपकी हेयरिंग, सुनने को, और उनकी इक्विलिब्रियम और उनके बराबरी को, ये ना हो भी एक कान से कम सुन रहा हो और दूसरे कान से ज़्यादा सुन रहा हो, तो इसको बराबर रखती हैं। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है बेटा? 8वीं क्रेनियल नर्व। कौन सी है ये? मेरे ख्याल से बाहर से मरूजी आई है, ये मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। बहरहाल आपने ऐसे ही याद कर लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हैज़ ओनली मोटर फंक्शन। कौन सी नर्व ऐसी है जिसका सिर्फ मोटर फंक्शन है? हाइपोग्लॉसल जो नर्व है उसका सिर्फ मोटर फंक्शन है। ये भी मेरे ख्याल से बाहर से आई है मरूजी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फंक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा फंक्शन ऐसा है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? स्केलेटल मसल मूवमेंट। स्केलेटल मसल कहते हैं जो मसल हड्डियों के ढांचे के साथ जुड़े हुए हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल। और इनकी हरकत को कौन कंट्रोल करता है? आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एस से सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा एस से ही स्केलेटल मसल मूवमेंट। ऐसे याद रख सकते हो आप बेटा। चलते हो, फिरते हो, चपेड़े मारते हो, लड़ते हो, मुक्के घुस्से मारते हो, सारी स्केलेटल मसल मूवमेंट है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर्ड थ्रू द एयर इन विच ऑर्डर। वाइब्रेशन जो है, जो हम आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, आपके कानों तक वाइब्रेशन की सूरत में जा रही है, तो ये किस सूरत में कान तक पहुँचती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलिया, सिंकस, टैपियस और कॉकलिया। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेटा, इसको कहते हैं कान के पर्दे को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? कान का पर्दा। तो पहले आवाज़ जाके टकराती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे से। फिर ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं दरमियाने कान में, मैलिया, सिंकस, टैपियस, 3 हड्डियाँ इनसे टकराती है, और लास्ट में क्या होता है? कॉकलिया, उससे टकराती है। तो इस तरीके से आवाज़ जो है फिर कॉकलिया से होती हुई दिमाग तक जाती है, और दिमाग इसमें फ़र्क महसूस करता है, भाई ये ढोल की आवाज़ है, ये कुत्ता बोल रहा है, ये उस्ताद बोल रहा है, या जो कुछ भी बोल रहा है, ये सारी बोलने के अंदर डिफरेंसेस कौन लेके आता है? दिमाग। ठीक हो गया? तो थोड़ा हंस भी लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ केमिकल सेंस। कौन सी के अंदर केमिकल सेंस पाई जाती है बेटा? गुटेशन। गुटेशन क्या होती है? गुटेशन क्या होती है? जो पानी पौधों के पत्तों के किनारों से एक्स्ट्रा होने की सूरत में निकला हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? गुटेशन। क्या कहते हैं? रात को आपने सुबह सुबह देखा हो, एक तो पत्तों पे धुंध पड़ी होती सर्दियों में,
लेकिन अक्सर गर्मियों में पौधों के या घास के किनारों से पानी के कतरे बाहर आए होते हैं, वो क्या होते हैं, गुटेशन। और उसमें केमिकल सेंस होती है, बहुत सारे केमिकल भी साथ में बाहर आए हुए होते हैं। ये भी जो मरूजी है, सॉरी गस्टेशन लिखा हुआ है बेटा, ये गुटेशन नहीं है, लफ्ज़ गस्टेशन है। गुटेशन वो है जो मैंने बताया, गस्टेशन जो है वो, गस्टेशन बेटा चखने का अमल को कहते हैं। गस्टेशन क्या होता है, चखने का अमल। तो वो भी जाहिर बात है कुछ केमिकल होते हैं, जैसे मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स भी केमिकल है आपकी बेटा, खट्टा, कड़वा, या आपकी ज़ुबान जो है वो सेंस इसको चेक करती है, चखना, गस्टेशन, तो ये भी एक केमिकल सेंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट कौन सा, स्पाइसी, स्पाइसी प्राइमरी टेस्ट नहीं है। अच्छा, प्राइमरी टेस्ट कौन से हैं बेटा, प्राइमरी टेस्ट वो हैं जो आपकी ज़बान चख सकती है डायरेक्टली। आपकी ज़बान की नोक जो है ना, फ्रंट वाला हिस्सा, ये मीठे को चख सकता है। नोक के बिल्कुल पीछे दोनों साइडों पे, राइट भी और लेफ्ट भी, ये चखते हैं साल्ट को। किसको चखते हैं, नमक को। मीठे के फ़ौरन बाद किसको चखते हैं, नमकीन को। उसके बाद राइट और लेफ्ट फिर चखते हैं आपके सोर, खट्टे को। और लास्ट में बिल्कुल एंड पे जहाँ से आप निकलते हो, लास्ट में ज़ुबान का एक ही बड़ा हिस्सा है, वो चखता है बिटर, कड़वे को, ठीक है। तो ये टेस्ट हैं इसके, तो ये प्राइमरी टेस्ट है। लेकिन स्पाइसी जो है वो बेसिक टेस्ट नहीं है। ये बहुत सारे टेस्ट को मिल के क्या बनता है, स्पाइसी बनता है। तो कई सारे ये बेसिक टेस्ट नहीं है। जिस तरीके से आपने रंग देखा होगा, बेसिक रंग 3-4 ही होते हैं, जैसे रेड है, वाइट है, ब्लैक है और ग्रीन है। ये 3-4 रंग ही बेसिक कलर हैं। बाकी जितने भी दुनिया जहान के कलर हैं, इन कलरों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। समझ आ गई, जितने भी रंग हैं इनको मिक्सअप करेंगे मुख्तलिफ मिकदार में तो रंग वजूद में आते हैं। बेसिक कलर आपने देखा होगा किसी कलर प्रिंटर में 4 इंक डल रही होती है उसमें, समझ रहे हो। तो लेकिन वो कलर प्रिंटर सारे रंग निकाल रहा होता है, वो क्या है, बाकी उन रंगों को इस तरीके से मिक्सअप करते हैं कि वो कलर क्रिएट हो जाते हैं। ये देखें बेटा, मैंने बताया था बिल्कुल जो नोक है वो क्या है, बिल्कुल स्वीट को, और राइट और लेफ़्ट बिल्कुल नोक के पीछे कौन से, साल्ट को, और जो उससे पीछे हैं ये राइट और लेफ़्ट सोर को, और बिल्कुल एंड पे किसको करते हैं, बिटर को। यही तरतीब बताई थी ना मैंने आपको, वैसे बताने में और पिक्चर दिखाने में ज़्यादा वो होता है। तो ये सारे बेसिक हैं। अब इसके अंदर स्पाइसी कोई कलर, सॉरी स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं है, तो ये बेसिक टेस्ट है। उसने पूछा बेसिक टेस्ट नहीं है, तो वो कौन सा है, स्पाइसी बेसिक टेस्ट नहीं है। बेसिक कौन से हैं, स्वीट, साल्ट, सोर एंड बिटर। अच्छा, हार्मोन डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हार्मोन जो हैं वो मंदरजा झेल काम करते हैं के अलावा, बाइंड द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल, टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं उनको जोड़ते हैं, ये काम करते हैं बेटा हार्मोन। पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर के सेल में एंट्री भी ले सकते हैं, ये भी काम करते हैं। गेट सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स थ्रू हॉलो डक्ट्स, ये बेटा ग्लैंड्स से तो खारिज होते हैं हार्मोन, लेकिन जो है वो हॉलो डक्ट्स नहीं होती, हॉलो डक्ट्स के ज़रिए नहीं। कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं बेटा जो डक्टलेस होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और कुछ होते हैं नाली वाले, वो कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये बात गलत है इसमें। अटैच द रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसके जो रिसेप्टर हैं अटैच होते हैं साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के साथ। तो ये बातें तकरीबन बाकी सारे ठीक हैं, ये सी वाली गलत है। द थायराइड ग्लैंड इज़ लोकेटेड, थायराइड ग्लैंड मौजूद है बेटा गले के अंदर। द ट्रैकिया एंड द इन्फीरियर टू लरंकस, और लरंकस से, अच्छा उसने कहा थायराइड ग्लैंड गले में होते हैं, इज लोकेटेड एंटीरियर टू द ट्रैकिया, एंटीरियर का मतलब अगली जानब। ये ट्रैकिया जो है सांस की नाली, विंड पाइप, इसकी अगली तरफ, ठीक है। और लरंकस ये गले में जो हड्डी नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं भाई ये हड्डी सिगरेट पियो तो निकल आती है गर्दन में, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लरंकस। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, जिससे आवाज़ आ रही है, इससे नीचे। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे। तो जो आपके थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये देखें गर्दन के अंदर, ये ऊपर देखें लरंकस है, ये गर्दन की हड्डी मैं बता रहा था, इससे नीचे है, नीचे वो कहते हैं बेटा इन्फीरियर। और ट्रैकिया के सामने है, ऊपर है, आगे सामने, अगली जानिब एंटीरियर। तो ये ट्रैकिया है, विंड पाइप,
ये देखें इसकी अगली जानिब है, ये जो गोश्त का लोथड़ा सा नज़र आ रहा है, ये थायराइड ग्लैंड है बेटा। तो ट्रैकिया के सामने और लरंकस से नीचे है। और ये पैराथायराइड ग्लैंड पूछ ले, इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, ये दूसरी पिक्चर में नज़र आ रहे हैं आपको येलो से कलर के, जिन पर टच कर रहा हूँ मैं। ये पैराथायराइड ग्लैंड है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड ये गले में ही होते हैं। थायराइड हार्मोन, थायराइड जो है वो ग्लैंड थायराइड हार्मोन पैदा करता है, और पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायरॉक्सिन पैदा करता है। क्या करते हैं? तो ये इसलिए मैंने बता दी, ये मरूजियाँ आ जाएँ तो ये भी पता हो आपको। अगला पढ़ते हैं बेटा, स्ट्रेस स्टिमुलेट। स्ट्रेस जब भी आएगा, आपको कोई दबाव आएगा, परेशानी आएगी, ये स्टिमुलेट कर देगा एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड होते हैं गुर्दों के ऊपर टोपी नुमा ग्लैंड हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। टू प्रोड्यूस हार्मोन, ये एक हार्मोन पैदा करे दैट रैम्प अप बॉडी एक्टिविटी, जो कि बॉडी एक्टिविटी को, बॉडी के जिस्म की जो काम है उसको बढ़ा देगा। इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ना है या भाग जाना है। फाइट और फ्लाइट कहते हैं, फाइट कहते हैं लड़ना है, और फ्लाइट भाग जाना है। जैसे ही कोई लड़ाई लड़ोई होगी तो आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन पैदा कर देंगे जो आपकी बॉडी को तैयार करेंगे कि लड़ना है या भाग जाना। अगर कोई छोटा बच्चा है तो लड़ेंगे, चपेड़ें पेलेंगे, और अगर कोई बड़ा बंदा आ जाए, कोई 4 5 10 15 आ जाए तो फिर उधर से वो कहते बाप के होते इधर खड़े होकर दिखाओ, मैं तुम्हें भाग के दिखाता हूँ, है तो फिर वो फ्लाइट है, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। तो ये तो हमारी थी बेटा ऑब्जेक्टिव नंबर 45। अब 46 पे आ जाते हैं, ये इसको वाइंड अप करते हैं, 60 पढ़ते हैं हम। द पैराथायराइड ग्लैंड secreted द हार्मोन विच इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। मैंने अभी बताया, अभी बता गया, पैराथायराइड हार्मोन दिखाया ना आपको, और मैंने बताया पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन खारिज, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायरॉक्सिन खारिज करता है। थायराइड हार्मोन का नाम भी थायराइड है। थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायरॉक्सिन या पैराथायराइड हार्मोन खारिज करता है। ठीक है, जिससे खून के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, हड्डियों में, इंटेस्टाइन, आंतों में एंड किडनीज और गुर्दों में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। विच पार्ट ऑफ द हार्ट, दिल का वो कौन सा हिस्सा है, कंडक्शन सिस्टम सेंड्स द इम्पल्स दैट बिगिनस द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, वो कौन सा एक ऐसा हिस्सा है दिल का जो कंडक्शन का प्रोसेस शुरू करवाता है इम्पल्स भेजकर, वो साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल ये नोड हैं बेटा दिल के, तो इनके अंदर साइनो एट्रियल नोड है। ये द सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरीज प्राइमरीली सप्लाई द इंटेस्टाइन। सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर कहते हैं बेटा ऊपर वाली, इन्फीरियर कहते हैं नीचे वाली। मिसेंट्रिक आर्टरीज ये खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज हैं, और आमतौर पर ये आंतों को ब्लड सप्लाई करती हैं। द इंटेस्टाइन आंतों को, इंटेस्टाइन आंतों को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर आ जाएगा द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेप्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसका पहला और लास्ट जो है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप कौन सा है, ब्लड इज़ पम्प्ड फ्राम द लेफ्ट वेंट्रिकल, खून जो है दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल खाने से पंप किया जाता है इनटू एओर्टा, दिल की जो सबसे बड़ी नाली है उसको क्या कहते हैं, एओर्टा। और ब्लड ड्रेन्स फ्राम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा, और खून आके दोबारा पूरे जिस्म से होता हुआ सुपीरियर और वेना इन्फीरियर, ऊपर से और नीचे से वेन है बड़ी बड़ी, उनको वेना कैवा कहते हैं। ऊपर वाली सुपीरियर वेना कैवा, नीचे वाली इन्फीरियर वेना कैवा, इनटू द राइट एट्रियम, और किस में चली जाती हैं, दिल के राइट एट्रियम में। गया कहाँ से था, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून गया ऑक्सीजन वाला, पूरे जिस्म से होता हुआ ऑक्सीजन दे दी हर सेल और टिश्यूज़ को, और वापसी क्या लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड, और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए किस में पहुंच गया, राइट एट्रियम। ठीक है, दिल के राइट एट्रियम में पहुंच गया। द स्टेम सेल्स दैट गिव राइज द बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो। स्टेम सेल्स जो हैं वो बी लिम्फोसाइट को बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या जो किस में पैदा हुए थे, रेड बोन मैरो में, हड्डियों के लाल गुद्दे में। आपका ब्लड जो है वो हड्डियों के लाल गुद्दे में बनता है, रेड बोन मैरो में। या आप देख लें बेटा, 3 ट्राइमेस्टर हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खून बनता है यॉर्क सैक से, माँ के पेट में जब बच्चा बनने की शुरुआत होती, पहले 3 माह, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
दूसरे ट्राइमेस्टर में जो है वो खून बनता है, जिगर और तिल्ली वगैरह खून बनाना शुरू कर देती हैं, और तीसरे ट्राइमेस्टर में सारी हड्डियों का बोन मैरो जो है वो ब्लड बनाना शुरू कर देता है। 20 साल तक सारी हड्डियाँ खून बनाती हैं, और उसके बाद जो है सिर्फ चपटी हड्डियों में खून बनता है। चपटी हड्डियाँ खोपड़ी की हड्डी, पसलियाँ, स्टर्नम और कूल्हे की हड्डियाँ खून बनाती हैं पूरी बॉडी, पूरी ज़िंदगी। बाकी फिर खून बनाना बंद कर देती हैं। तो खून बनता है रेड बोन मैरो में। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एक्सेप्ट। वाइट ब्लड सेल्स की इकसाम है, बेजोफिल्स वाइट ब्लड सेल है, मोनोसाइट वाइट ब्लड सेल है, न्यूट्रोफिल वाइट ब्लड सेल है। बेटा वाइट ब्लड सेल की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तो ये एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल का नाम है, तो एरिथ्रोसाइट इसका जवाब है बेटा। बाकी सारे वाइट ब्लड सेल हैं के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के अलावा। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है, तो रेड ब्लड सेल के अलावा बाकी ये तीनों के तीनों वाइट ब्लड सेल हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ जाएगा बेटा? अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा सुन लो बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? नेजल कैविटी, फेरेंकस और लेरेंकस, ये 3 चीज़ें जो आती हैं अपर रेस्पिरेटरी। अपर का मतलब ऊपर वाला, और नीचे वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम लोअर, वो क्या आ जाएगा आपका? ये ट्रैकिया, सांस की नाली, विंड पाइप जिसको कहते हैं, ब्रोंकाई जो एक राइट लेग में चली गई, एक लेफ्ट में, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई और लंग्स। तो ये सारे लोअर में आ गए, और 3 चीज़ें किस में आ गई? अपर में। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नेजल कैविटी, फेरेंकस और लेरेंकस, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गई। फिर आ गया विच पार्ट ऑफ द फेरेंकस आर शेयर्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, जो फेरेंकस के 3 हिस्से होते हैं बेटा, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कौन सा हिस्सा मिलता है? ओरोफेरेंकस। सुन लो बेटा, ये जो है आपका फेरेंकस, गले में ये जो हड्डी नज़र आ रही, फेरेंकस के तीन जगह से जुड़ता है। ये नाक से जुड़ेगा नेजोफेरेंकस, मुंह से जुड़ेगा ओरोफेरेंकस, और नीचे लेरेंकस के साथ जुड़ता है लेरेंजियल फेरेंकस। ठीक है, तो मैदे के साथ कौन सा जुड़ेगा? ओरोफेरेंकस, मुंह वाला। ठीक है, ओरोफेरेंकस। विच बेस्ट डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ एन ओल्फैक्टरी नर्व इम्पल्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाथवे बताती है ओल्फैक्टरी नर्व सिस्टम इम्पल्स का? ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये दिमाग के हिस्से हैं बेटा। आप ऐसे ही याद कर लोगे इनको। उसके बाद आ जाएगी आपके मरूजी 55वें नंबर में, द मेन फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस बेटा आपने पर्दा बनाया हुआ है। ग्लॉटस कहते हैं ये सुराख जो सांस की नाली के यानी ट्रैकिया के शुरू में है, उसको क्या कहते हैं? ग्लॉटस। और उसके ऊपर एक पर्दा है, उसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटस। जब हम खुराक निगलते हैं तो ये पर्दा एपिग्लॉटस ग्लॉटस को बंद कर देता है, और खाना जो है वो खुराक की नाली यानी एसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, और उसमें नहीं जाता सांस की नाली में। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है बेटा। हम पढ़ते हैं द मेन फंक्शन क्लोज ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्लोज कर देता है टू डायरेक्ट फूड इनटू द एसोफेगस, ताकि जो खाना डायरेक्ट एसोफेगस में चले जाए, खुराक की नाली यानी मैदे में चला जाए। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्किन एक्सेप्ट। फंक्शन क्या है स्किन के बेटा? विटामिन डी सिंथेसिस, जिल्द आपकी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में विटामिन डी बनाती है। प्रोटेक्शन, आपको हिफाजत देती है। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करती है। सारे जिल्द के फंक्शन है। विटामिन सी सिंथेसिस, विटामिन सी की तैयारी करती है जिल्द। ये गलत बात है। विटामिन सी आपका कहाँ से मिलता है? तुर्श फलों से, माल्टा, लीमू, दही नहीं, तुर्श फलों की बात हो रही है यहाँ पे। शकरी, आपका मौसमी और ग्रेप फ्रूट आ गए, ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन सी, इनसे आता है। द सब्सटेंसेस दैट इनक्लोज द पल्पी कैविटी इनसाइड द टूथ इज कॉल्ड डेंटिन। दांत के अंदर की कैविटी होती है जो नरम कैविटी होती है, उसको डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं, नरम कैविटी। व्हाट परसेंटेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज वाटर। गैस्ट्रिक जूस जो मैदा जूस खारिज करता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस में पानी कितने परसेंट होता है बेटा? ओवर 99%। 99% से ज़्यादा मैदे का जो जूस है गैस्ट्रिक जूस, उसमें क्या होता है? पानी होता है बेटा। द 4 लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हाजमे का निज़ाम है उसकी जो चौथी लेयर है, फ्राम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, बाहर से अंदर की तरफ जाएँ, और कॉल्ड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मिसलरी और सिरोसा। ये 4 लेयर है बेटा। सबसे पहली कौन सी? म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके नीचे सब म्यूकस, उसके बाद मस्कुलरीज, और सबसे लास्ट वाली सिरोसा। कौन सी है? ये है। लेरेंकस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेरेंकस वॉइस बॉक्स जिसको आला सौत कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के निज़ाम का हिस्सा है। मेड अप ऑफ
अपर 9 ग्लोटिस कार्टिलेज, ऊपर वाली 9 ग्लोटिस कार्टिलेज का बना हुआ है, आल्सो कॉल्ड अपर 9 ग्लोटिस, इसको अपर 9 ग्लोटिस भी कहते हैं बेटा। कार्टिलेज कहते हैं चबनी मुरकनी हड्डियाँ। बेटा ये पुराना पेपर है, इसमें 96 हमारी तकरीबन मरूजियाँ हैं कि पता नहीं 100 हैं, इसमें 96 है मरूजियाँ बेटा, 96 आती होती थी। द मेन फंक्शन ऑफ द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं बेटा ये आपका जिगर की नालियाँ हैं ये। ड्रेन ब्लड फ्राम डाइजेस्टिव ट्रैक, ये खून को लेके आती हैं हाजमे के निज़ाम से इनटू द लीवर, जिगर में फॉर प्रोसेसिंग, ताकि प्रोसेस किया जा सके। फिर बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, जो आपका बाइल है वो जिगर यानी कलेजी बनाती है, एंड स्टोर्ड बाय द गाल ब्लेडर, और इसको स्टोर करता आपका पित्ता जिसको हम गाल ब्लेडर कहते हैं, अनटिल इट ड्रेन्स इनटू द ड्यूडिनम, और छोटी आंत का जो पहला हिस्सा उसको ड्यूडिनम कहते हैं, वहाँ पे चला जाता है ये बेटा। बनाया किसने? लीवर ने। स्टोर किसने किया? गाल ब्लेडर ने। और एक नाली है बाइल डक्ट, उसके ज़रिए किसमें चला जाता है? ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में जाके ये चिकनाइयों को हज़म करवाता है, लिपिड को, डाइजेशन ऑफ लिपिड, ठीक है, उनको हज़म करवाता है ये। द किडनीज आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन द लेवल्स ऑफ द विच ऑफ द टू वर्टिब्री, वर्टिब्री कहते हैं रीढ़ की हड्डियाँ, और वो T12 से L3 थोरेसिक वर्टिब्री, या आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा होगा बेटा। सबसे पहले होता है सर्वाइकल वर्टिब्री, उसमें होती हैं 7, फिर होता है आपका थोरेसिक, थोरेसिक में होती 12, तो आखिरी 12वीं क्या कहलाएगी? T12। तो T12 से लेके और फिर उसके बाद होते लंबर, लंबर होती है 5, L1 L2 L3। तो ये 4 जो वर्टिब्रीज हैं वहाँ पर तकरीबन जो गुर्दे हैं आपके वो लोकेट करते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द पेरिटोनियम, द किडनीज आर सेड टू बी रेट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि जो गुर्दे हैं बेटा पेट की एब्डोमिनल कैविटी की पिछली दीवार, पोस्टीरियर कहते हैं पिछली, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मतलब क्या हो गया बेटा? पेट की पिछली दीवार के साथ लगे होते हैं, एंड द पेरिटोनियम, और पेट के गिर्द एक झिल्ली होती है और पेरिटोनियम उसको कहते हैं उसके गिर्द, एंड द किडनी आर सेड टू बी रेट्रो पेरिटोनियल, इसलिए गुर्दों को हम क्या कहते हैं? रेट्रो पेरिटोनियल कहते हैं। 64 है, 65वीं मरूजी देख लेते हैं बेटा हम। द रीनल पायरामिड्स ऑफ द किडनीज, गुर्दों के जो रीनल पायरामिड्स होते हैं, आर कंटेंड विद इन द रीनल मेडुला, वो किससे जुड़े होते हैं? रीनल मेडुला से। ये गुर्दों का हिस्सा होता है बेटा रीनल पायरामिड, ये देख लेने आपने नेट से अगर समझ में ना आए। इफ़ एन इंसिशन कट्स, अगर कोई कट लगा दिया जाए द हार्ट, दिल को, इनटू द राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, राइट और लेफ्ट पार्ट्स में, बट इफ़ द हार्ट इज़ कट सो दैट, लेकिन अगर दिल को ऐसे काटा जाए द सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शन रिजल्ट, जिसके ऊपर, जिसके अगर ऊपर और नीचे वाले हिस्से अलग हो जाएं, ठीक है। द सेक्शंस आर मीडियल एंड ट्रांसवर्स, मीडियल एंड ट्रांसवर्स, अगर दिल को दरमियान से काटें और दिल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, राइट और लेफ्ट, तो ये हो गया मीडियल कट। क्या हो गया? इंसिशन। और अगर दिल को ऐसे काटा जाए कि एक इसका ऊपर वाला हिस्सा बन जाए और एक नीचे वाला, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कट। क्या कहेंगे? यूँ सीधा लंबाई के रुख नाक की सीध में मीडियल कट दरमियान से, और टेढ़ा कट वो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स कट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सॉलिड प्रेजेंट इन लिम्फ, लिम्फ क्या होता है बेटा? आपका सफ़ेद पानी होता है जो लिम्फ नोड के अंदर से बहता है, खून से आता है, खून में वापस जाता है, टिश्यूज़ को धोने का काम करता है, और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल कितने होते हैं बेटा? 4%, और पानी कितना होता है? 96%, ठीक हो गया। हीमोग्लोबिन भी इसी तरह है, हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, हीम पार्ट 4%, ग्लोबिन पार्ट 96%। सेम इसी तरीके से ये उलट है बेटा, वाटर और सॉलिड कितने कितने होते हैं लिम्फ में? तो वाटर कितना है? 96%, और सॉलिड पार्ट कितने हैं? 4%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम वुड नॉट रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द बॉडी कैविटी, कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो रिप्रेजेंट करता कोई भी बॉडी कैविटी को? इंटेगुमेंट्री, कोई भी ऑर्गन है जिसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी ना हो उसको वो कहेगा ये इंटेगुमेंट्री पार्ट है। कैविटी कहते हैं खाली खाना, जैसे नाक का सुराख ये कैविटी है, कान का सुराख कैविटी है, पखाने का सुराख कैविटी है, वजाना का सुराख कैविटी है, पेशाब वाला सुराख कैविटी है, मुंह कैविटी है।
तो ऐसा ऑर्गन जिसमें कैविटी ना हो वो क्या कहलाता है? इंटेगुमेंट्री पार्ट्स। ठीक है। मूवमेंट ऑफ लिम्स, जो आपके बाजू हैं उनकी हरकत या टांगों की हरकत। लिम्ब कहते हैं बेटा अपर लिम्ब बाजुओं को, लोअर लिम्ब टांगों को कहते हैं। तो लिम्स की मूवमेंट है टू मीडियल लाइन, मीडियल लाइन के करीब, मीडियल लाइन दरमियान से एक लाइन खींच दे तो मीडियल लाइन होगी, एंड टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, अवे मीडियल लाइन और टुवर्ड्स मीडियल लाइन। मीडियल लाइन से दूर होता है बेटा एबडक्शन और करीब आना होता है एडक्शन। एड से जमा होना, बाजू दूर गया हुआ था, जिस्म के करीब आया एडक्शन, मीडियल लाइन के करीब आया एडक्शन, और मीडियल लाइन से दूर गया एबडक्शन। ये तो मरूजियाँ आपने पढ़ी हुई हैं पहले उसमें। द सीरियस मेम्ब्रेन्स कवरिंग द लंग्स, जो सीरियस मेम्ब्रेन्स हैं जो दिल को कवर करती हैं। द हार्ट एंड द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेनोपेल्विक कैविटी, दिल को और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, पेट को और कूल्हे की हड्डियों को कवर करती हैं। वो कौन सी है? प्लेवरा, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। फेफड़ों को करती हैं, लंग्स को करती हैं प्लेवरल मेम्ब्रेन। फेफड़ों के गिर्द झिल्लियाँ प्लेवरल मेम्ब्रेन, ये लंग्स भी लिखा हुआ है। हार्ट के गिर्द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और पेट के गिर्द पेरिटोनियम। कौन सी है ये झिल्लियाँ बना रखी अल्लाह पाक ने? पेरिटोनियम। द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दैट कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड डिटेल ऑफ टिश्यूज़। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं जो ऐसी बॉडी के स्टडी जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हो, जो कि सेल से मुतल्लिक हो और इसके कंपोनेंट से मुतल्लिक हो, उसको कहते हैं साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सेल का मुताला बेटा साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, और टिश्यूज़ का भी बात हो रही है, टिश्यूज़ का मुताला हिस्टोलॉजी। ये आम सी बातें हैं, अगर आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से मरूजी कर लोगे, याद की हैं आपने बेटा। ठीक है। द फेस एंड पाम, फेस चेहरा एंड पाम हथेली आर ऑन द इंटीरियर बॉडी सर्विस। द बटक्स, हिप्स, कूल्हे एंड शोल्डर और कंधे, शोल्डर ब्लेड्स, कंधों के जो ब्लेड्स हैं, शोल्डर ब्लेड्स को कहते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर साइड पे वो कहता है फेस और पाम, हथेली और चेहरा सामने की तरफ इंटीरियर, आपके हिप्स चुतड़, कूल्हे जिसको कहते हैं, और शोल्डर ब्लेड्स पिछली साइड पे पोस्टीरियर, पी से पोस्टीरियर, पी से पिछली साइड। ठीक है। एंड आर ऑन द बॉडी सरफेस एंड द टॉप ऑफ द हेड इज़ द मोस्ट सुपीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर जो है आपका ऊपर की तरफ सुपीरियर, हथेली और चेहरा सामने की तरफ इंटीरियर, हिप्स और आपका शोल्डर ब्लेड कंधे के जो पीछे ये पंखा सा है जिसको स्कैपुला कहते हैं, ये पिछली जान है पोस्टीरियर। तो ये इसके मरूजियों के जवाब आ गए बेटा। एनी ऑफ द स्मॉल डिवीजन ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी को मजीद तकसीम कर दिया जाए, स्मॉल डिवीजन बना दिया जाए, विच कनेक्ट्स आर्टरीज टू कैपिलरीज, जो आर्टरीज को कैपिलरीज के साथ जोड़ती है वो क्या है? आर्टरीओल्स। ये आर्टरीओल्स की तारीफ दे दी है। क्या दे दिया? आर्टरीओल्स की तारीफ दे दी है बेटा। फिर आ जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड इन ह्यूमन एनाटॉमी एज सिनोनिम ऑफ वेंट्रल एंड एंटीरियर। जो बेटा सिनोनिम सेम बेटा, वेंट्रल का मतलब भी अगले जानिब, एंटीरियर का मतलब भी अगले जानिब। पोस्टीरियर का डॉर्सल होता है, पोस्टीरियर का क्या होता है? बाकी 4 ऑप्शन दे रखी है, कोई भी सिनोनिम नहीं है, सेम। वेंट्रल और एंटीरियर एक ही चीज़ है, अगली जानिब को क्या कहेंगे? वेंट्रल और एंटीरियर। स्पाइनेशन इज़ डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पाइनेशन ये पहला चैप्टर चल रहा है आपका एनाटॉमी का। स्पाइनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ 4 आर्म, सामने वाले बाजू की हरकत। दैट पाम फेसिंग अपवर्ड, जिसमें हथेली ऊपर की तरफ होगी, वो क्या कहलाएगी? स्पाइनेशन। क्या कहलाएगी? द स्टार्ट ऑफ हैंड, हाथ के शुरू में। अ ग्रुप ऑफ 8 बोन, 8 हड्डियों का जो ग्रुप है, इज नोन एज कार्पल। ये भी आम सी बात है। हाथ के शुरू में इस गुट के अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, इनको क्या कहते हैं? कार्पल। ये पूछ लिया था बेटा, ये मारूजी आ गए इसमें, एक लड़के से वाइवा में पूछ लिया, उसने कहा कार्पल कहाँ होती है, उसने खोपड़ी को हाथ लगा दिया, उसने कहा कार्पल यहाँ होती है, उसने कहा शाबाश दे के भेज दिया, बाद में फेल कर दिया। उन्होंने कहा चलो नहीं रहा बच्चा, तेन पता ही कोई नहीं। ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी का कॉलम है, इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। एंड इज कंसिस्ट ऑफ 33 इर्रेगुलर बोन्स, इसको हम 33 इर्रेगुलर बोन्स कहते हैं। विच आर क्लासीफाइड इनटू हाउ मैनी रीजन, इसके कितने रीजन हैं? 5 रीजन है। कौन कौन से रीजन है बेटा? 5 रीजन। सबसे पहला सर्वाइकल रीजन, फिर दूसरा थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम और कॉक्सिक्स।
5 रीजन हैं इसके, ठीक है। द टर्म एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एनाटॉमी के जो लफ्ज़ है ग्रीक है, यूनानी लफ्ज़ है बेटा, कौन सा है? यूनानी। और 2 अल्फाज हैं, एना एंड टॉमी। एना मीन अप एंड टॉमी मीन कट। काट के किसी चीज़ का मुशाहिदा करना एनाटॉमी कहलाता है, और ये ग्रीक यूनानी लफ्ज़ हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वो हिस्सा विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट, जो कि सामने की तरफ हो, आर नियरर टू एब्डोमेन, पेट के करीब हो, नोन एज वेंट्रल। क्या कहते हैं उसको? वेंट्रल या एंटीरियर। वेंट्रल या वेंट्रल और एंटीरियर एक ही चीज़ है। वेंट्रल और एंटीरियर अभी पीछे पड़ गया है ना, तो एंटीरियर नहीं दिया हुआ, इसमें क्या दे दिया? वेंट्रल। ये पहली तारीफ है। कौन सी? पहले उसकी जो आपके पोजीशन पढ़ते हैं पहले चैप्टर के अंदर, पहली तारीफ है इसकी, वेंट्रल या एंटीरियर, अगली जानिब, ठीक है। ये हमारी बारी में आ गया था ये मरूजी। 2 पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर प्रेजेंट एट द सेम साइड, बॉडी के वो हिस्से जो एक ही सेम साइड पर हों बॉडी के, आर कॉल्ड इप्सिलैटरल, एंड विच आर प्रेजेंट अपोजिट, और जो दूसरे हों अपोजिट साइड पे हों तो वो कंट्रालैटरल। क्या कहलाते हैं? अगर राइट लेग और राइट हैंड की बात करें तो ये क्या है? इप्सिलैटरल, और राइट हैंड और लेफ्ट लेग की बात करें तो ये कंट्रालैटरल। बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन द 2 बोन्स डिक्रीज, बेंडिंग मूवमेंट जैसे हाथ मुड़ता है इंच करके, वो फ्लेक्शन है। सीधा हो तो एक्सटेंशन, मुड़े तो फ्लेक्शन। वो एंगल जिसमें हाथ मुड़ेगा और 2 हड्डियों के दरमियान में एंगल कम होगा, फ्लेक्शन। हाथ सीधा हो और एंगल 2 हड्डियों के दरमियान में ज़्यादा हो, एक्सटेंशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। ये आउटर कवरिंग है सेल की। इट इज़ लिपिड बाइलेयर, इसमें चिकनाई की 2 तहें होती हैं। इन नेचर ये कुदरती तौर पर लिपिड बाइलेयर होती है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज सैंडविच इन इच, इसके अंदर सैंडविच क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा ये जो आपकी ना बर्गर होता है ना, जैसे ये सैंडविच होता है, जैसे बर्गर के ऊपर एक डबल रोटी ऊपर होती है, एक नीचे होती है, इसी तरीके से इसमें लिपिड होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और दरमियान में शामी की जगह पे क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होती है? बर्गर बना दिया, पूरा सैंडविच बना दिया। तो एंडोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का हिस्सा, दैट लाइज नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस। अच्छा बेटा ये साइटोप्लाज्म, अगर हम एक अंडे को बेटा सेल समझें और सेल की जो सफ़ेदी है उसको हम क्या समझेंगे? साइटोप्लाज्म, और बीच में जो जर्दी है वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के 2 हिस्से हो गए, एक तो न्यूक्लियस यानी जर्दी के करीब, और एक सेल मेम्ब्रेन के करीब। जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा उसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। क्या कहेंगे? और जो न्यूक्लियस के करीब होगा साइटोप्लाज्म यानी सफ़ेदी का हिस्सा, उसको क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्म। क्या कहेंगे? तो उसने यही पूछा है बेटा एंडोप्लाज्म किसके करीब होगा? न्यूक्लियस के करीब। एंडोप्लाज्म किसके करीब होगा? ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अगर हम मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब बड़ा, ज़ाहरी तौर पर जो चीज़ें नज़र आ जाएं वो क्या होगा? मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द बोन टिश्यू, हड्डी की टिश्यूज़ कितनी किस्म की पाई जाएंगी बेटा? कैन बी सीन इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, अगर हम हड्डी को क्रॉस सेक्शन करें, काट के देखें तो 2 किस्म नजर आएंगी, एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी स्पॉन्जी बोन। जब हम पाए शाये खरोड़े काटते हैं तो हड्डी का जो सख्त हिस्सा है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन, और अंदर से सुराखदार मसामदार हड्डी निकलती है तो वो स्पॉन्जी बोन है। ये कौन सा है? मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कौन से सेल हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाए जाते? वो कौन से? मसल सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू में मसल सेल्स नहीं होते बेटा। फैट सेल, मास सेल, हिस्टोसाइट्स, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। फिर आ जाएगी हमारे मरूजी नंबर बेटा 86, द रिब्स, पसलियाँ, दैट आर इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, जो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, उनको कहते हैं फाल्स। और 3 पेयर हैं इसके, कितने हैं? पसलियों के बेटा ये देख लो, जहन में रखो, 3 किस्में पसलियों की, एक ट्रू रिब्स, एक फाल्स रिब्स और एक फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, पसलियाँ कितनी है? 12 जोड़े हैं ना। तो ऊपर वाले जो 7 है ना, पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए, आगे डायरेक्ट आके स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, ये कौन से? ट्रू रिब्स। फिर नीचे वाली 3 जो पसलियां हैं ट्रू रिब्स के बाद, पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी हुई हैं लेकिन स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई, आके इनडायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं? उसको हम क्या कहेंगे? फाल्स रिब्स। क्या कहेंगे? और नीचे वाली 2 पसलियां जो है पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी हुई हैं, आगे किसी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है, यह गुर्दों की हिफाजत भी करती हैं, और इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? तो वो रिब्स उसने पूछा है कि जो इनडायरेक्टली अटैच हैं स्टर्नम के साथ, तो उनको क्या कहेंगे हम? फाल्स रिब्स। क्या कहेंगे? ये देखें बेटा, ये रिब्स आ गई हैं बेटा, ये जो ऊपर वाली पिंक दिखा रखी है ना,
ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से और आगे ये स्टर्नम, ये बीच वाली हड्डी स्टर्नम है, इससे जुड़ी हुई हैं। ये ट्रू रिब्स हैं 1 से लेके 7 तक। अगली 8 से 12 तक यानी 3 रिब्स जो ये नीली नीली नज़र आ रही हैं आपको, ये पीछे से तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी, आगे ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है स्टर्नम से इनडायरेक्टली ये जाके, तो ये फॉल्स रिब्स हैं। और लास्ट वाली जो 2 येलो करके दिखा रखी हैं, ये पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी हुई हैं, आगे किसी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है, वो कौन सी है? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक हो गया बेटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो दिल से दूर लेके जाती है ऑक्सीजन वाला ब्लड, इज़ नोन एज आर्टरीज। बेटा आर्टरीज जो है हमेशा ए से वो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाते हैं, वेन जो है वी से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दिल की तरफ वापस लाती है। तो ये ऑक्सीजन वाला खून दिल से दूर लेके जा रही है, वो कौन सी है? आर्टरीज हैं। द वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ GIT दैट प्रोपेल द फूड स्टफ इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मैंने अभी भी बताया बेटा, वो कंट्रैक्शन सुकड़ने की वो हरकत जो GIT में खाने को नीचे की तरफ धकेलती है, वो क्या कहलाती है? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। और उस लहर को क्या कहते हैं? मोमेंट को पेरिस्टाल्सिस। अगर ये उल्टी चलना शुरू हो जाए तो उल्टी आ जाती है बंदे को, तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ खाने को धकेलती जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के फंक्शन के बारे में, लिम्फ मैंने बताया ये पीला पानी होता है बेटा, खून से निकलता है और खून के अंदर ही वापस चला जाता है टिश्यूज़ को धोने के बाद, और ये कुछ नालियाँ हैं जिनके अंदर से बहता है, उसको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। तो उसके अंदर सारी स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, कोई एक करेक्ट नहीं है। टू रिटर्न प्रोटीन फ्राम टिश्यूज स्पेसेस इनटू ब्लड, मैंने बताया टिश्यूज़ की स्पेसेस के अंदर से प्रोटीन को वापस खून में लाना इसका काम है, यानी टिश्यूज़ को धो दिया इसने। रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, जिस्म के अंदर आपका जो फ्लूइड है दोबारा से पहुंचाना किसका काम है? इसी लिम्फ का काम है, ये भी ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ की जो साख्त की और फेल की जो मेंटेनेंस है, देखभाल है, मरम्मत है, वो करना किसका काम है? लिम्फ का। ये तीनों चीज़ें ठीक है बेटा। सर्व एज एन इम्पोर्टेंट रूट ऑफ इंटेस्टाइनल प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, ये एक बेहतरीन रूट के तौर पर काम करता है आंतों की प्रोटीन जज़ब करने में, ये बात गलत है। बाकी सारे काम लिम्फ के ठीक हैं, डी जो आप है वो ठीक नहीं है। बक्कल और ओरल स्टेज ऑफ स्वेलविंग, बक्कल कहते हैं मुंह को बेटा, ओरल भी मुंह को कहते हैं, स्वेलविंग कहते हैं निगलना, निगलने को। स्टेज वाइल एसोफेगल स्टेज इज़ इनवॉलंटरी, वो कहते हैं मुंह के अंदर से या बक्कल कैविटी में से निगलना वॉलंटरी है, वो आपके दायरा अख्तियार में। वॉलंटरी कहते हैं वो चीज़ जो आपके दायरा अख्तियार में हो। आप बेटा खाना चबाते हो, खाना आपको अच्छा लगे तो निगल लो, ना अच्छा लगे तो बाहर निकाल दो, लेकिन अगर खाना आपने मुंह के अंदर से एसोफेगस में भेज दिया फिर उसको बाहर नहीं निकाल सकते, वो इनवॉलंटरी हो जाएगा। तो बेटा वही बता रहे हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। एसोफेगस कहते हैं खुराक की नाली, जब एसोफेगस में खाना चला गया वो इनवॉलंटरी स्टेज है, और जो मुंह है बक्कल कैविटी ओरल स्टेज वो क्या है? वॉलंटरी स्टेज है। इन मेल मर्दों में देयर आर 2 लोब्यूलेटेड सैक्स, 2 लोब्यूलेटेड सैक्स हैं सिचुएटेड बिटवीन ब्लेडर एंड द रेक्टम, जो ब्लेडर और रेक्टम के दरमियान में मौजूद, आर नोन एज सेमिनल वेसिकल। ये बेटा मेल डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मर्द का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सेमिनल वेसिकल उसका हिस्सा है। अ थिन पीस ऑफ स्किन, पतला सा जल्द का हिस्सा, दैट सराउंड्स द पार्शली कवर्स द विजाइनल ओपनिंग, जो कि विजाइना जो है पेशाब का रास्ता औरतों का, उसको आधा उसने घेरा होता है। ये थिन पीस ऑफ स्किन वो पर्दा है जो फर्स्ट नाइट शादी के बाद मिलाप के दौरान फटता है जिससे ब्लीडिंग होती है, इसको क्या कहते हैं? हाइमन। ठीक है, ये वो पर्दा है थिन पीस ऑफ स्किन, पतला सा जल्द का एक टुकड़ा है, दैट सराउंड जो कि घेरे होता है पार्शली जुज़वी तौर पर, कवर्स द विजाइनल ओपनिंग इन द फीमेल, औरतों में विजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर किया होता है हाइमन। कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन से फिल करें। ब्लड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, ये डी ऑप्शन है। इट्स pH इन नॉर्मल कंडीशन 7.4, खून की pH क्या है? 7.4, कल भी पढ़ाया मैंने, पढ़ाया ना। एंड इज स्लाइटली अल्कलाइन, 7 से ऊपर जो pH होगी वो अल्कलाइन होगी। इट इज़ 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, और ये पानी से 5 गुना गाढ़ा है। विस्कस का मतलब क्या है? कि सारी स्टेटमेंट किसके लिए? खून के लिए। ये 4 मरूजियाँ एक ही में दे दी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है ब्लड, ये अलग भी मरूजी बन सकती है। इस खून की pH 7.4 है, अलग बन सकती है मरूजी। ये स्लाइटली अल्कलाइन, हल्का सा अल्कलाइन नेचर है, अलग मरूजी है।
और ये हमारी बार में भी आ गई थी। ब्लड इज़ 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, ये हमारी भी सेकंड ईयर में भी आ गई थी कि जो खून है पानी से 5 गुना गाढ़ा है। ईसीजी इज़ द टेक्निक, ईसीजी वो टेक्निक है बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज स्टडीज, जिसमें इलेक्ट्रिकल हार्ट बीट दिल की जो काम करने की सलाहियत इलेक्ट्रिकल उसका मुताला किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ईसीजी रिकॉर्डेड इज़, वो आला जिसके ज़रिए ईसीजी की जाती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं? वो जो ईसीजी मशीन कह देते हैं ना हम, उसका असल नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। फॉलोइंग आर बिलोंगिंग टू अमाइनो एसिड, मंदरजा झेल चीज़ें अमाइनो एसिड से ताल्लुक़ रखती हैं, अमाइनो एसिड क्लास से ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट, वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है बेटा ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, गाबा रिसेप्टर, ये कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, ये जो सा है नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इसका जवाब नन ऑफ दीज है। लास्ट मरूजी है बेटा हमारी, वो कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन द कैचाकोलामाइंस, कौन सी चीज़ कैचाकोलामाइंस में इंक्लूड नहीं है? ये सीरोटिनाइन जो है वो कैचाकोलामाइंस नहीं है। ये सेकंड ईयर से मरूजी दे दी उसने, फर्स्ट ईयर की मरूजी नहीं है, ऐसे ही आपने याद कर लेना है। ये एक केमिकल है बेटा। ये बेटा इसके सब्जेक्टिव पार्ट भी देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने फरमाइश की है कि सब्जेक्टिव पार्ट भी देख लें इसका, बिल्कुल आसान है। इनैमोरेट द बोन्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, बेटा इनैमोरेट द बोन ऑफ द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दो किसी भी चीज़ में से दो की हड्डियाँ बताएं बेटा। स्कल खोपड़ी की हड्डियाँ दो किस्म की होती हैं बेटा, क्रेनियम बोन और फेशियल बोन। क्रेनियम बोन वो जो खोपड़ी की हिफाजत करती हैं और फेशियल बोन वो जो चेहरा बनाती हैं। इसके अंदर बेटा वो बोन्स हैं, आप याद कर लोगे, सफिनॉइड, पेरेटल, टेम्परल, मैंडिबल, मैक्सिला, ये 22 हड्डियाँ होती हैं स्कल की। कितनी होती हैं? खोपड़ी की 22 हड्डियाँ। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब कहते हैं टांगों को बेटा। इसमें आम सी हड्डियाँ बेटा, एक लोअर लिम्ब में है सबसे बड़ी थाई की हड्डी, फीमर बोन लेग की। इसमें फिर आ जाएगा गोडे की हड्डी, पटेला, 4 नाम है इसके, पटेला, नी कैप, ट्रायंगुलर बोन, सीसामाइड बोन। फिर नीचे आ जाएंगे टिबिया फिब्यूला, फिर 2 हड्डियाँ, फिर 7 में टखने पे एंकल पे आ जाएंगे टार्सल, 7 हड्डियाँ टार्सल, फिर 5 मेटा टार्सल और 14 फैलेंजी। तो एक साइड की ये बनती हैं बेटा 15 हड्डियाँ, सॉरी ये तकरीबन 60 हड्डियाँ बनती हैं, 30 हड्डियाँ बनती हैं बेटा। एक पैर की 30 हड्डियाँ और दूसरे पैर की भी 30 हड्डियाँ, 30 और 30 कितनी होगी? 60। बस ये आपने यही नाम याद रखना है जो मैंने बता दिए, दूसरे के भी सेम होंगे। अपर लिम्ब हो जाता है बेटा आपके दोनों ऊपर वाले बाजू, अपर वाली ह्यूमरस, ठीक है, नीचे वाली रेडियस अल्ना, फिर इसके बाद 8 कार्पल बोन्स, फिर 5 मेटा कार्पल्स और 14 फैलेंजीज। ये लोअर लिम्ब हो गया, सॉरी अपर लिम्ब, बाजू ऊपर वाले। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा, नेम द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑर्गन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा? पीनस, स्क्रोटम, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, अपना है एपिडिडिमस, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सारे हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम के हो गए हाजमे वाले, माउथ, मुंह, फरंकस, लरंकस नहीं आएगा इसमें, सिर्फ लरंकस नहीं है, माउथ, फरंकस, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के आ जाएंगे नेजल कैविटी, फरंकस, लरंकस इसमें आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और लंग्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बेटा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द टू। स्किन, जल्द का फंक्शन, जल्द का फंक्शन क्या है बेटा? ये हिफाजत करती है आपकी, कोई भी केमिकल हो, कोई भी गर्मी सर्दी हो उससे बचाती है। आपका जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है, जल्द, और आपकी जो सा है हिफाजत देती है। फिर नेफ्रॉन आ गए। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दों के साख्त और फेल की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के हिस्से हैं ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल डिस्टिलेटेड ट्यूब्यूल, पहला बलदार नाली, लूप ऑफ हेनले, यू की शक्ल का हिस्सा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आखिरी बलदार नाली, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये इसके हिस्से हैं, इसके नेफ्रॉन के। फिर आई आ जाएगी आँख, कॉर्निया, स्क्लेरा और लेंस, सैलरी मसल्स, आई बॉल, आई लिड,
ये सारे के सारे आँख के हिस्से इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, याद कर सकते हो। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन इतनी आसान है बेटा। ब्लड की कंपोजिशन में दो किस्म के हिस्से, एक सेलुलर पार्ट, एक नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में आ जाएंगे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल लाल होते हैं, इनका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये बाइकनकेव होते हैं। वाइट ब्लड सेल हो जाएंगे, ये बेहंगम शक्ल के होते हैं, इनका लाइफ स्पैन जो है 13 से 20 दिन होता है और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। और ये इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है और ये जरासीम से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, डिफेंस देते हैं, बॉडी का इम्यूनिटी बनाते हैं। तीसरे सेल के प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स क्या हैं? ये भी बेहंगम शक्ल के हैं, इनके लाइफ स्पैन ज़िंदगी गुजारने का 5 से 9 दिन है और ये भी न्यूक्लिएटेड है, इनमें नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता और ये खून को जमने में मदद देते हैं और खून की नालियों को खोल के रखते हैं। नॉन सेलुलर पार्ट जो है वो 55% है। सेलुलर 45% था, नॉन सेलुलर 55% है। उसमें नॉन सेलुलर में आ जाता है सीरम, ठीक है। सीरम कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड प्रोटीन एंड फ्लूइड, उसमें सॉलिड होता है और फ्लूइड होता है। बस इतनी सी बात थी। डिफाइन ब्लड प्रेशर, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की तारीफ करनी है बेटा। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो खून की नालियों पर डालता है, वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड विच दिस इज exert on the walls of the blood vessel is called blood pressure. This is there are two types of blood pressure, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Systolic कहते हैं ऊपर वाला, diastolic कहते हैं नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो नॉर्मल 120 होता है, नीचे वाला नॉर्मल 80 होता है, ठीक है। फिर फिजिकल वेरिएशंस क्या है बेटा? फिजिकल वेरिएशन 8-10 दी हुई हैं। एज, जैसे उम्र बढ़ेगी, एज है, उम्र बढ़ेगी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। एक्सरसाइज करोगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा, एक्सरसाइज कम करोगे ब्लड प्रेशर कम। सेक्स के मेल का और होता है, फीमेल का और होता है। सेक्स कहते हैं मेल एंड फीमेल, सेक्स वो नहीं जो तुम समझते हो। ये पूरा सवाल बना हुआ है बेटा, ये बिल्कुल आसान पेपर दिया हुआ है पहला। तो ये देख लेंगे फिजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।